नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज का इस नई सेशन में। तो आज का इस क्लास में अपकमिंग आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 होने वाला है, उस एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज का 40 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। Who among the following was the first Indian to unfurl the इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन लैंड? यानी कि आपको बताना है निम्न में से कौन सा वो भारतीय पहला व्यक्ति है जिसने हमारे देश का पताका, हमारे देश का जो तिरंगा है, झंडा है, उसे विदेशी धरती में फहराया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकाजी कामा। ये बीकाजी जो कामा थी, इन्होंने हमारे भारतीय जो पहला तिरंगा था, पहला जो झंडा था, हालांकि ये जो झंडा था कुछ अलग प्रकार का था और अभी वाला जो झंडा है वो थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये झंडा फहराने का कार्य इन्होंने जर्मनी का स्टटगार्ट में किया था 22 अगस्त 1907 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच कलर्स आर बीइंग यूज्ड इन द नेशनल इंडियन नेशनल फ्लैग? तो निम्न में से कौन से कलर हमारे भारतीय तिरंगे में यूज होता है? तो आप जानते हैं हमारे भारतीय जो झंडा है ये 3 कलर का, 3 रंगों का है, सैफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेजेंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज डिजाइन्ड बाय हुम? यानी कि हमारे जो वर्तमान मौजूदा तिरंगा झंडा है इसको किसने डिजाइन किया था? तो याद रखिएगा हमारे जो इंडियन नेशनल फ्लैग है यानी कि तिरंगा है, तिरंगा को डिजाइन करने वाला व्यक्ति है पिंगली वेंकैया। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द राइटर ऑफ इंडियन नेशनल एंथम? आपको बताना है हमारे जो देश का जनगण मन है, जो नेशनल एंथम है, इसको किसने लिखा था? तो आप सब जानते हैं इसको हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर सकते हैं। व्हाट डज व्हाइट कलर इन आवर इंडियन फ्लैग सिग्निफाइज? आपको बताना है हमारे जो तिरंगा है उसमें जो सफेद वर्ण है, सफेद जो रंग है, ये किस चीज को दर्शाता है? तो याद रखिएगा हमारे जो तिरंगा का सफेद रंग है यानी कि बीच वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन किस चीज को दोहराता है? सच्चाई को दोहराता है, ट्रूथ को सिग्निफाई करता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो हमारे जो तिरंगा झंडा है उसका सबसे ऊपर है सैफ्रॉन कलर, भगवा रंग, ये पीस को दर्शाता है, ठीक है। जो मिडिल है ये शांति को दर्शाता है। इसके साथ साथ जो भगवा रंग है ये त्याग, वैराग्य को दर्शाता है। और नीचे का जो हरा रंग है ये हमारे देश का जो ग्रीन सिनारी है, हमारे देश का जो सुजलम सुफलम, यानी कि हमारे देश जो कृषि निर्भर है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार का उपजाऊ फसल हम उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है, इसी चीज को दर्शाता है, फर्टिलिटी को दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी लायंस आर देयर इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? आपको बताना है हमारे जो देश का जो नेशनल एम्बलम है, जो कि अशोक स्तंभ जिसे कहा जाता है, इसमें जो 3 सिंह, 3 शेर जो दिखाई देता है, ये किस चीज को दर्शाते हैं? यानी कि आपको बताना है, ये तो ऑलरेडी मैं तो बता ही दिया है हमारे जो अशोक स्तंभ है इसमें कितना शेर दिखाई देता है? आप अगर आमतौर पे देखेंगे तो 3 दिखाई देता है, लेकिन आमतौर पे यहाँ असल में क्या है, 4 शेरों को यहाँ दिखाया जाता है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। Because the national emblem features 4 Asiatic lions standing back to back, mounted on an abacus, though only 3 are visible from any frontal view. हम कभी ये जो साइड है ना, ये शेरों को कहीं भी साइड से अगर हम देखते हैं, सामने से देखते हैं, तो 3 ही दिखाई देता है, असल में पीछे भी एक है, तो 4 है इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम व्हेयर वाज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया टेकन? आपको बताना है हमारे देश का जो नेशनल एम्बलम है, जो कि अशोक स्तंभ है, आप जानते हैं, ये नेशनल एम्बलम को कहां से लिया गया था? तो याद रखिएगा हमारे देश का जो नेशनल एम्बलम है यानी कि जो जातीय चिन्ह जिसे हम कहते हैं,
ये जो लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ वहां से लिया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, लायन कैपिटल ऑफ अशोका सारनाथ, जो कि सारनाथ से इसे लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियाज नेशनल मोटो सत्यमेव जयते inscribed below national emblem is taken from which Indian scripture? आपको बताना है सत्यमेव जयते ये कौन सा इंस्क्रिप्शन से लिया गया था। तो याद रखिएगा ये जो सत्यमेव जयते है इसे मुंडका उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो मुंडक उपनिषद में ये जो लिखा गया है ना, जो सत्यमेव जयते, इसका मतलब है ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। The phrase translates truth alone triumphs and is taken directly from the ancient Hindu scripture, the Mundaka Upanishad. चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, The Indian National Calendar is based on, अब आपको बताना है हमारे देश का जो नेशनल कैलेंडर है यह किस पर आधारित है। तो याद रखिएगा हमारे जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है यह शाका एरा पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, बिकॉज इंडिया यूजेस द शाका कैलेंडर, शाका एरा along with the Gregorian calendar for the official government purposes starting with the vernal equinox of 78 C. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, what is the ratio of the width to the length of national flag of India? हमारे जो नेशनल फ्लैग है, तिरंगा झंडा है, ये कुछ इस तरीके का होता है ना। तो ये जो झंडा है इसका रेशियो कितना है? तो याद रखिएगा हमारे जो तिरंगा झंडा है इसका रेशियो है 2:3, यानी कि अगर हम इसे देखेंगे तो इसका जो ब्रेथ है वो कितना है? याद रखिएगा ब्रेथ है 2, तो इसका जो लंबाई है ये 3 है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके 2:3 रेशियो में ये नापा गया है। दैट मीन्स द फ्लैग्स रेशियो ऑफ वेट टू लेंथ इज स्ट्रिक्टली 2:3, मीनिंग इफ द वेट इज 2 units, the length must be 3 units. यही इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, the national anthem of India was sung for the first time in which session of the Indian National Congress and in which year? हमारे जो नेशनल एंथम है जन गण मन, इसे कांग्रेस का कौन सी अधिवेशन में पहली बार गाया गया था और कब गाया गया था, यही आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसे कांग्रेस का जो 1911 वाला अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, वहां जनगण मन को पहली बार पब्लिकली गाया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसे कब गाया गया था? याद रखिएगा इसे गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, जो कि वर्तमान कोलकाता है, उस समय कलकत्ता कहा जाता था। तो उसी जगह ये नेशनल एंथम को गाया गया था कांग्रेस का नेशनल अधिवेशन में, सेशन में। क्वेश्चन नंबर 12, हु रोट आवर नेशनल सॉन्ग? आपको बताना है हमारे जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ये नेशनल सॉन्ग है, आप सब जानते हैं। तो इसे किसने लिखा था? याद रखिएगा हमारे जो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है इसको लिखने वाले व्यक्ति हैं बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 13, व्हेन वाज द नेशनल एंथम adopted by the government of India? आपको बताना है हमारे जो नेशनल एंथम है जन गण मन, इसे भारत सरकार द्वारा कब गृहीत किया गया था, एडॉप्ट किया गया था? तो याद रखिएगा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑफिशियली अडॉप्टेड जन गण मन एज द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24, 1950। तो 24 जनवरी 1950 इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, wheel on Indian national flag has how many spokes? हमारे जो तिरंगा है इसमें कुछ इस तरीके का बीच में जो सफेद पोर्शन है ना, यहाँ इस तरीके का आपको एक व्हील देखने को मिलता है। तो यहाँ कितना स्पोक्स है आपको वही बताना है। और ये जो व्हील है इसका नाम क्या है? इसका नाम है अशोक चक्र, और अशोक चक्र में कुल 24 स्पोक्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो 24 जो स्पोक्स है ना, ये हमारे जो दिवस का 24 घंटा है उसी चीज को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वंदे मातरम वाज टेकन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स? आपको बताना है वंदे मातरम को निम्न में से कौन सा नॉवेल से, कौन सा उपन्यास से
लिया गया था। तो याद रखिएगा वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी का रचा हुआ एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेमस नॉवेल आनंद मठ से लिया गया था, जो कि इन्होंने 1882 में लिखा था। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन व्हिच पॉलिटिकल ओकेशन। आपको बताना है हमारे जो भारतीय नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, इसे पहली बार कौन सा राजनीतिक अनुष्ठान में गाया गया था। तो याद रखिएगा इसे गाया गया था इन द ईयर 1896 वाला आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, बिकॉज इट वाज फर्स्ट सung पब्लिकली बाय रविंद्रनाथ टैगोर एट द 1896 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन केलकाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, Which is the national animal of India? अब आपको बताना है हमारे देश का यानी कि भारतवर्ष का नेशनल एनिमल कौन सा है। आप सब जानते हैं हमारे भारतवर्ष का जो नेशनल एनिमल है यह है रॉयल बंगाल टाइगर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा द रॉयल बंगाल टाइगर, जिसे साइंटिफिक नामानुसार पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस कहा जाता है, was chosen as the national animal due to its great strength, ability and immense power. Question number 18, on which day was the national emblem of India adopted? हमारे देश का जो चिन्ह है, नेशनल एम्बलम है, इसे कब ग्रहण किया गया था, एडॉप्ट किया गया था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा the state emblem of India was officially adopted on January 26, 1950, the day India became a republic. जिस दिन हमारे देश एक रिपब्लिक बना था उसी दिन को यानी कि 26 जनवरी 1950 को ये जो एम्बलम है इसे लिया गया था, एडॉप्ट किया गया था। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, Which of the following animals does not find place in the national emblem of India? निम्न में से कौन सा एनिमल को, कौन सा पशु को हमारे जो नेशनल एम्बलम है इसमें जगह नहीं दिया गया है। तो देखिए यहाँ बोल, कैमल, हॉर्स, लायन। तो बोल, हॉर्स, लायन इन तीनों पशुओं को जगह दिया गया है नेशनल एम्बलम में, लेकिन कैमल का कोई जगह नहीं है। तो कैमल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। The abacus of the national emblem features 4 animals representing directions: a lion, a horse, a bull, and an elephant. But a camel is not included in the emblem. इसीलिए camel इसका सही जवाब होगा। Question number 20. Which is the national heritage animal of India? आपको बताना है हमारे देश का किस जानवर को नेशनल हेरिटेज एनिमल कहा जाता है। तो याद रखिएगा हाथी को, एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द इंडियन एलिफेंट, जिसे कहा जाता है एलिफेस मैक्सिमस इंडिकस, साइंटिफिक नेम में बता रहा हूं, एज द नेशनल हेरिटेज एनिमल इन अक्टूबर 2010 टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इट्स dwindling पॉपुलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 21, Which historical figure is also known as the last son of Indian glory? तो हमारे देश का अंतिम सूर्य किसे जाना जाता है? लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा हेमू को क्या द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हेमू का या फिर हेमू का नाम क्या है? हेमू का पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य, पॉपुलरली नोन एज हेमू, was a Hindu emperor who ruled parts of North India from Delhi and is historically referred to by this title. ऐतिहासिक रूप से इन्हें इस टाइटल से जाना जाता है। Question number 22. Which community observed the death ritual named Chomankan for the dead? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो लोग, कोई अगर मृत्यु हो जाता है किसी का तो वो जो रिचुअल वो मनाते हैं उसे चौमंकान नाम से मनाते हैं। तो ये कौन सा ट्राइब लोगों का त्योहार है, कौन सा ट्राइब लोगों का ये रिचुअल है? तो याद रखिएगा ये जो चौमंकान है ये कार्बी लोगों का एक ट्रेडिशन है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कार्बी लोगों का ये ट्रेडिशन है। एंड चौमंकान is the traditional elaborate death ceremony and festival performed by the indigenous Karbi community of Assam to ensure the peaceful transition
ऑफ द डिपार्टेड सोल, जो विदेही आत्मा है, जो गुजर गए हैं, उनका आत्मा को शांति मिले, उसी कारण से हमारे भारतीय संस्कृति में श्राद्ध करने का परंपरा है और उसी श्राद्ध कार्यानुष्ठान को यहाँ चौमंखन नाम से कार्बी लोग बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। Which of the following features of Indian Constitution was taken from Soviet Socialist Republic? ये जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से कौन सा फीचर को हमारे भारतीय संविधान में लाया गया है? तो याद रखिएगा, ये जो पंचवार्षिक परिकल्पना जो है ना, 5 ईयर प्लान वाला जो डिजाइन है, इसे सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लाया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स originating from the erstwhile USSR, जिसे रशिया कहा जाता था उस समय, was adopted into economic planning under the Indian Constitution. Question number 24, which among the following dynasty was identified only on the basis of coins? निम्न में से कौन सा वंश को, कौन सा डायनेस्टी को सिर्फ और सिर्फ कॉइन के माध्यम से पहचाना जाता है? तो याद रखिएगा, कुषाण जो वंश है, कुषाण जो डायनेस्टी है, राज परिवार है, राज घराना है, उन्हीं लोगों का जो परिवार है, परिवार का जो परिचय है, उससे सिर्फ और सिर्फ कॉइन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। Numismatic evidence forms the primary core of historical reconstruction for several ancient or tribal successors groups of northern India. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखो 25, What was the first Assamese children's magazine? आपको बताना है पहला असमिया वाल मैगजीन कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भाईटी। जो पहला असमिया चिल्ड्रंस मैगजीन था उसका नाम था बाइटी, एंड बाइटी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज और इन Assamese literary history as the pioneering children's magazine published in Assam. Question number 26, Where was the first nuclear explosion conducted in India? हमारे भारतवर्ष में सबसे पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पोखरान में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कोडनेम्ड स्माइलिंग बुद्ध पोखरान 1, जिसे कहा जाता था, ऑन May 18, 1974 इन पोखरान, राजस्थान। चलिए आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 27, हु डिजाइन्ड नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? तो हमारे देश का जो नेशनल फ्लैग है, इसे किसने डिजाइन किया था? तो ऑलरेडी शायद ये क्वेश्चन हमने और एक बार कर लिया है। तो इसे डिजाइन करने वाला व्यक्ति है पिंगली वेंकैया। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच वाज द फर्स्ट असमीज मॉडर्न प्ले? आपको बताना है पहला असमिया आधुनिक प्ले, आधुनिक नाटक कौन सा है? तो याद रखिएगा, फर्स्ट असमीज मॉडर्न प्ले इज रामनवमी। पहला जो असमिया मॉडर्न नाटक है यह है रामनवमी, रिटन बाय गुणविराम बरुआ। ये जो रामनवमी है इसे गुणविराम बरुआ ने लिखा था 1857 में। रामनवमी इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मॉडर्न असमीज प्ले टैकलिंग सोशल रिफॉर्म इश्यूज लाइक विडो रिमैरेज। तो विडो रिमैरेज यानी कि विधवा विवाह का जो प्रथा उस समय नहीं था आसाम में, तो उसी को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं रामनवमी जो प्ले है उसमें यह बताया गया था, कॉन्शियसनेस जो है अवेयरनेस स्प्रेड करने का कार्य किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पोलकोट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? आपको बताना है पोलकोट ये जो फेस्टिवल है, त्योहार है, ये कौन सा राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, पोलकोट जो फेस्टिवल है ये मिजोरम का एक फेस्टिवल है, यानी कि ये जो त्योहार है ये त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है, तो पोलकोट इज ए मेजर ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये खेतों के साथ जुड़ा हुआ त्योहार है, सेलिब्रेटेड विद ग्रेट कल्चरल फर्वर एंड फोक डांसेस इन मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 30, धन्वंतरी अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड? आपको बताना है धन्वंतरी जो पुरस्कार है ये किस फील्ड के साथ जुड़ा हुआ पुरस्कार है? तो याद रखिएगा, धन्वंतरी जो अवार्ड है ये मेडिकल के साथ जुड़ा हुआ एक अवार्ड है। तो मेडिकल ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। The Dhanvantari Award is instituted to honor exceptional lifetime contributions and achievements in the field of medical science. मेडिकल साइंस में जो बहुत ही बढ़िया कार्य करते हैं, जो बहुत ही अपना एक नया अनोखा आविष्कार करके दिखाते हैं, खोज करके दिखाते हैं, उन्हीं को दिया जाता है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 31। आप सभी से गुजारिश है जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका मन में कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सूरजकुंड मेला एन एनुअल फेयर हेल्ड इन व्हिच सिटी ऑफ इंडिया। आपको बताना है सूरजकुंड जो मेला है ये एक सालाना अनुष्ठान है, मेला है, ठीक है। ये कौन सा शहर में होता है? तो याद रखिएगा सूरजकुंड जो मेला है ये फरीदाबाद में होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में होता है। द वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर सूरजकुंड मेला इज हेल्ड एनुअली इन फरीदाबाद हरियाणा। हरियाणा का फरीदाबाद में ये होता है। ये क्राफ्ट का मेला है, यहाँ लोग अलग अलग प्रकार का क्राफ्ट बना करके प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। व्हिच सिटी इज नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। आपको बताना है हमारे भारतीय एक सिटी ऐसा है जिसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई शहर को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है because Mumbai serves as the financial, commercial and entertainment capital of India, housing key institutions like the RBI and major stock exchanges। stock exchanges का जो ऑफिस है ये भी मुंबई में है, इसीलिए इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 33। नेशनल टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आपको बताना है नेशनल टूरिज्म डे किस दिवस पर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा इंडिया ऑब्जर्व्स इट्स नेशनल टूरिज्म डे ऑन जनवरी 25 ईच ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक वैल्यू। तो 25 जनवरी ऑप्शन ए में है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। व्हेन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारतवर्ष कब आए थे वापस लौटकर? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कौन सा होगा यहाँ? महात्मा गांधी परमानेंटली रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन जनवरी 9, 1915, सेलिब्रेटेड टुडे एज प्रवासी भारतीय दिवस। और आज का दिन पे इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब अगर हम देखेंगे तो यहाँ तो नहीं है, तो 1915 है असल में ये, ठीक है। यहाँ 1905 है तो इसको हम 1915 मानेंगे, ठीक है। असल में ये स्टैंडर्ड जो है ये 1915 ही है, ठीक है। ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 1915 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 35। कजरी इज फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट। आपको बताना है ये जो कजरी है ये एक लोक नृत्य है, फोक डांस है। ये कौन सा राज्य का एक फोक डांस है आपको बताना है। तो याद रखिएगा कजरी एक फोक डांस है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन बी में है, देयरफॉर ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कजरी इज ए प्रोमिनेंट ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग एंड डांस जॉनरा फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ बिहार। और बिहार का कुछ कुछ इलाकों में भी ये परफॉर्मेंस किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है लोगों द्वारा। ऑफ्टन परफॉर्म ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, या खास करके मॉनसून सीजन में परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टील सिटी इन इंडिया। आपको बताना है हमारे भारतवर्ष का किस शहर को, किस सिटी को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो याद रखिएगा जमशेदपुर को हमारे भारतवर्ष का स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। जमशेदपुर कहाँ है? ये झारखंड में है। Jamshedpur in Jharkhand is famously known as the Steel City because it houses India's premier Tata Steel plant. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। One of the major hubs of information technology is the Silicon Valley, which is situated in। तो information technology का एक मेजर हब है जिसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ये कहाँ है आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो सिलिकॉन वैली है ना ये कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी में कैलिफोर्निया है तो कैलिफोर्निया इसका सही जवाब होगा। सिलिकॉन वैली इज अ रीजन इन द साउदर्न सैन फ्रांसिस्को वे एरिया ऑफ कैलिफोर्निया, ग्लोबली रिनोन्ड एज ए मेजर ग्लोबल सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और इंडिया का अगर बात आता है, यहां अगर पूछा जाता है कि हमारे भारतवर्ष का किस जगह को, किस शहर को, किस सिटी को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा हमारे भारतवर्ष का बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38।
Which among the following cities is known as the city of chilies? आपको बताना है निम्न में से किस शहर को मिर्ची का शहर बोला जाता है, सिटी ऑफ चिलीज कहा जाता है। तो याद रखिएगा कोलकाता को सिटी ऑफ चिलीज कहा जाता है। ठीक है, कोलकाता को गुंटूर को सिटी ऑफ चिलीज कहा जाता है। गुंटूर कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है और गुंटूर को सिटी ऑफ चिलीज कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज ये जो गुंटूर है, गुंटूर इज एशियाज लार्जेस्ट चिली मार्केट एंड इज ग्लोबली फेमस फॉर इट्स मैसिव प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्राई चिलीज। खास करके जो मिर्ची है, जो पका हुआ मिर्ची है जिससे पाउडर बना करके सब्जियों में हम देते हैं, वहीं गुंटूर में प्रमुख रूप से एक्सपोर्ट किया जाता है, विदेशों में भी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। इसीलिए गुंटूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है सिटी ऑफ चिलीज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। Which of the following cities is known as the city of palaces in India? निम्न में से कौन सा सिटी को सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता है, यानी कि प्रासादों का नगरी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता। कोलकाता को कहा जाता है सिटी ऑफ पैलेसेस। याद रखिएगा अगर सवाल पूछा जाता है कि सिटी को सिटी ऑफ नवाब्स कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल है, उत्तर प्रदेश का राजधानी है। लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब्स कहा जाता है और सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता है कोलकाता को, बिकॉज कोलकाता अर्न द हिस्टोरिकल मोनिकर सिटी ऑफ पैलेसेस ड्यू टू द न्यूमरस ग्रैंड आर्किटेक्चरल मैंशंस and palaces built during the British Raj. Question number 40, and this is the last question of this video. Which city of India is known as the Athens of the East? आपको बताना है भारतवर्ष का किस शहर को एथेंस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, यानी कि पूर्व का एथेंस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मदुराई। मदुराई को क्या कहा जाता है? The city Madurai is known as the Athens of the East because Madurai in Tamil Nadu is known as the Athens of the East. कारण क्या है? ड्यू टू इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज, एंशिएंट टेम्पल्स एंड हिस्टोरिकल स्टेटस एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। अगला वीडियो में और कोई शानदार टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।